हेलो स्टूडेंट्स, मैं पूनम दत्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज श्री करणपुर महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर भारतीय राजनीतिक विचारक की फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट थिंकर मनु के राजनीतिक विचार। देखिए, जो आपका सेकंड पेपर है जिसका नाम है भारतीय राजनीतिक विचारक, इसके अंतर्गत हम राजनीतिक विचारकों के राजनीतिक विचारों का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम अध्ययन करने जा रहे हैं मनु के राजनीतिक विचारों के बारे में। अब प्रश्न आता है कि मनु कौन थे। देखिए, मनु के बारे में कुछ भी बताना बहुत मुश्किल कार्य है। ऐसा माना जाता है कि जो मानव सभ्यता का प्रारंभ हुआ था वो मनु से ही हुआ है। शतपथ ब्राह्मण में जल प्लावन की एक घटना के उल्लेख के माध्यम से बताया गया कि जल प्लावन के पश्चात मनुष्यों में केवल मनु शेष बचे थे और वे भावी सभ्यता के सूत्रधार माने। ऐसा माना जाता है कि उस समय जल प्रलय हुआ जिससे सृष्टि का अंत हुआ, लेकिन मनु बच गए। उन्हें मानव सभ्यता का पहला मानव माना जाता है। लेकिन यह घटना कितनी सही है इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। और जो हमारे पौराणिक ग्रंथ हैं उसमें भी मनु परंपरा का उल्लेख मिलता है और ऐसा माना जाता है कि मानव सभ्यता का सूत्रधार होने के कारण मनु सामाजिक व्यवस्था की व्याख्या और उसकी विधियों को संहिताबद्ध रूप से प्रस्तुत मनु के द्वारा ही किया गया है। और मनु के बारे में ऐसा माना जाता है कि जो मनु स्मृति है वो मनु के द्वारा ही लिखी गई है, या हम दूसरे शब्दों में कहें कि मनु द्वारा रचित ग्रंथ मनु स्मृति एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसे मनु संहिता, मानव धर्मशास्त्र आदि नामों से जाना जाता है। अर्थात जो मनु की प्रसिद्ध पुस्तक, प्रसिद्ध रचना का नाम है मनु स्मृति। अब ये जो मनु स्मृति है ये क्या है, इसमें जो इसकी विषय वस्तु है वो क्या है, तो उस संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो मनु स्मृति है वो मूल रूप से एक राजनीतिक ग्रंथ नहीं है। उसे हम एक राजनीतिक ग्रंथ की संज्ञा नहीं दे सकते, क्योंकि जब मनु स्मृति का अध्ययन किया जाता है तो उसकी जो विषय वस्तु है वो व्यापक है। इसमें राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था के सभी पक्षों का उल्लेख मनु स्मृति में मिलता है। और यहाँ तक भी हम कह सकते हैं कि मनु स्मृति के रचना काल के विषय में भी विद्वान एक मत नहीं है। डॉक्टर विनय कुमार सरकार ने मनु स्मृति को 150 ईस्वी पूर्व का ग्रंथ माना है, तो डॉक्टर सालेटोर ने मनु स्मृति की रचना का समय 1900 ईस्वी पूर्व से 1800 ईस्वी पूर्व निर्धारित किया है। यानी हम ये भी नहीं बता सकते कि मनु स्मृति की रचना वास्तव में किसने की और कब की। लेकिन जब हम मनु के राजनीतिक विचारों का अध्ययन करते हैं तो एक तरह से हम मनु स्मृति में उल्लेखित राजनीतिक विचारों का ही अध्ययन करते हैं। जो मनु स्मृति है वो 12 अध्यायों में विभाजित है, यानी कि इसके कुल अध्याय कितने हैं, 12 हैं। जो इसका प्रथम अध्याय है, प्रथम अध्याय में संसार व विभिन्न प्राणियों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। द्वितीय अध्याय में संस्कार, विधि, ब्रह्मचर्य, व्रत विधि और गुरु के प्रति अभिवादन आदि की विधि का वर्णन है। तृतीय अध्याय में ब्रह्मचर्य की समाप्ति के बाद समावर्तन, पंच महायज्ञ और नित्य श्राद्ध। इसी तरह चतुर्थ अध्याय में ऋतु ब्रह्मचर्य आदि जीविकाओं के लक्ष्य व गृहस्थ आदि के नियमों का। पंचम अध्याय में
भक्ष्य और अभक्ष्य पदार्थों का वर्णन है। छठे अध्याय में वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम का, सातवें अध्याय में व्यवहार में निर्णय व कर व्यवस्था का वर्णन मिलता है। इसी तरह जो आठवां अध्याय है उसमें न्यायालयों में साक्ष्य की प्रक्रिया आदि का वर्णन है। नवम अध्याय में वैवाहिक संबंधों से संबंधित विधि, संपत्ति का विभाजन, अपराधों का निवारण। 10वें अध्याय में विभिन्न जातियों की उत्पत्ति का वर्णन है। 11वें अध्याय में पापों की निवृत्ति की विधि का वर्णन, और जो अंतिम 12वां अध्याय है उसमें कर्मों के अनुसार मनुष्य के 3 उत्तम, मध्यम व अधम प्रकार की सांसारिक गतियों, आत्मज्ञान तथा मानवीय गुण दोषों, नैतिक मूल्यों आदि का विवेचन किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि जो मनुस्मृति है केवल राजनीति के विषय पर लिखा गया ग्रंथ मात्र ही नहीं है, बल्कि इसमें सामाजिक और आर्थिक तत्वों का भी समावेश मिलता है। लेकिन आपके सिलेबस के अनुसार, आपके पाठ्यक्रम के अनुसार हम अध्ययन करेंगे मनु के राज्य संबंधी विचारों का, मनु के राजनीतिक विचारों का। ठीक है। अब जब हम मनु के राजनीतिक विचारों के अंतर्गत सबसे पहले राज्य की उत्पत्ति का वर्णन समझ रहे हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि मनुस्मृति के 7वें अध्याय में राजधर्म का प्रतिपादन करते हुए राज्य की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। यानी कि मनुस्मृति में हमें बताया है मनु ने कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई। देखिए, राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में मनु हमें देता है दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। लेकिन दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत को देने से पहले वो हमें बताता है कि राज्य से पहले कैसी व्यवस्था थी, क्या वहाँ की जो प्राकृतिक अवस्था थी वो कैसी थी। तो उसके अनुसार जो सृष्टि की जो प्रारंभिक अवस्था थी वो बहुत भयंकर थी। भयंकर क्यों थी? क्योंकि उस समय ना राज्य था और ना ही राजा था। मनु जैसे विचारक यह मानकर चलते हैं कि जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ उस समय ना तो राज्य था और ना ही राजा था। तो हम खुद ही कल्पना कर सकते हैं, जिस सृष्टि में ना राजा होगा, ना राज्य होगा और ना ही किसी प्रकार की कानून व्यवस्था होगी, तो वो सृष्टि, वो समाज, वो व्यवस्था कैसी होगी। तो ये मनु क्या कहता है कि जो सृष्टि की प्रारंभिक अवस्था है वो बहुत भयंकर थी, क्योंकि उस समय ना राज्य था और ना ही राजा था, और इसके अभाव में दंड व्यवस्था का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। और राज्य नहीं था, राजा नहीं था, तो मनु कहता है कि राज्य के अभाव में सर्वत्र अन्याय, अराजकता, असंतोष, अव्यवस्था का वातावरण बना हुआ था, जिसे वो किसका नाम देता है? मत्स्य न्याय। मत्स्य न्याय, मत्स्य शब्द किससे जुड़ा हुआ? मछली से। और मत्स्य न्याय क्या होता है? जैसा हम सुनते हैं कि जो बड़ी मछली है वो छोटी मछली को खा जाती है। तो मनु कहता है कि उस सृष्टि में उस समय जो शक्तिशाली मनुष्य थे वो कमजोर मनुष्य को या तो मार देते थे या उनको अपने अधीन कर लेते थे। तो ऐसी व्यवस्था का अंत करने के लिए मनु बताता है या हमें देता है राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत। अर्थात मनु ने अपने राजनीतिक विचारों में राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का समर्थन किया है। अब ये दैवीय सिद्धांत क्या है? अब मनु हमें बताना चाह रहा है कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई। और राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई? मनु का मानना है कि राज्य की उत्पत्ति ईश्वर के द्वारा हुई। मनु का मानना था कि इस संसार में राज्य के न होने पर बलवानों के डर से, प्रजाओं में व्याप्त असुरक्षा के कारण संपूर्ण संसार की रक्षा के लिए ईश्वर ने राजा की सृष्टि की।
तो हम समझ सकते हैं कि मनु ने राज्य की उत्पत्ति के स्थान पर राजा की उत्पत्ति का उल्लेख किया है। या हम कह सकते हैं कि उसने राजा और राज्य शब्द को पर्यायवाची शब्द के रूप में प्रयुक्त किया है। तो इस तरह वो राज्य की उत्पत्ति के कौन से सिद्धांत का समर्थन करता है? वो दैवीय सिद्धांत का समर्थन करता है। अब कैसे हुई उत्पत्ति, इस संदर्भ में मनु विस्तार से बताता है। मनु कहता है कि राजा को ईश्वर द्वारा राज्य को संचालित करने के लिए भेजा गया। अर्थात पृथ्वी पर जब चारों ओर त्राही त्राही हो रही थी, मत्स्य न्याय था, किसी का जीवन सुरक्षित नहीं था, किसी की संपत्ति सुरक्षित नहीं थी, तो ऐसी अवस्था का अंत करने के लिए ईश्वर ने राजा को पृथ्वी पर भेजा। तो राजा किसका अवतार हो गया? वो ईश्वर का अवतार या ईश्वर का प्रतिनिधि है। अब क्योंकि वो ईश्वर का प्रतिनिधि है तो वो स्वयं में एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है। उसके मतानुसार राज्य की उत्पत्ति समाज में सुशासन तथा व्यवस्था रखने के लिए हुई। जिस समय कोई राजा नहीं था, उस समय चारों ओर भय और आतंक का साम्राज्य व्याप्त था। शक्तिशाली निर्बल लोगों के अधिकारों को हड़प लेते थे, कमजोर भयभीत थे, उनका कोई रक्षक नहीं था, समाज में कोई व्यवस्था और नियम नहीं था। और इस अराजक अवस्था का अंत करने के लिए और संसार की रक्षा के लिए भगवान ने राजा की रचना की, राज्य की स्थापना की। तो राज्य की उत्पत्ति का ये सिद्धांत कौन से सिद्धांत का समर्थन करता है? यह दैवीय सिद्धांत का समर्थन करता है। और मनु इसको और आगे विस्तार से बताता है। मनु कहता है कि राज्य जो एक दैवीय शक्ति का परिणाम है, राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि उसमें 8 देवताओं के अंश भी विद्यमान हैं, जिसके फलस्वरूप उसमें दैवीय गुण और शक्तियों का समावेश हुआ है। ईश्वर ने समस्त संसार की रक्षा के लिए वायु, यम, वरुण, सूर्य, अग्नि, इंद्र तथा कुबेर के सर्वोत्तम अंशों के संयोग से राजा का निर्माण किया। यानी राजा कोई एक साधारण व्यक्ति नहीं था, उसमें 8 देवताओं के अंश विद्यमान हैं। और वो देवता कौन से थे? वायु, यम, वरुण, सूर्य, अग्नि, इंद्र तथा कुबेर। तो उनके सर्वोत्तम अंशों के संयोग से राजा का निर्माण हुआ। भगवान ने इंद्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चंद्र और कुबेर नामक 8 देवताओं के शाश्वत एवं सारभूत गुणों को मिलाकर राजा का सृजन किया। इन देवताओं के विशिष्ट तत्वों से निर्माण का अभिप्राय यह है कि उसमें शासन करने के लिए इन विशिष्ट देवताओं के गुण होने चाहिए। यानी कि राजा जिसने शासन कार्य को संभालना है, उसमें इन 8 देवताओं के गुण विद्यमान हो। जैसे इंद्र है, प्रतिष्ठा का प्रतीक है। जो अग्नि है वो हम कह सकते हैं कि न्याय का प्रतीक है। तो इस तरह से 8 देवताओं के गुण उस राजा में विद्यमान है। इसलिए मनु ने राजा के पद को परम पवित्र माना है और कहा है कि राजा चाहे बालक ही क्यों ना हो, उसका कभी अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह मनुष्य के रूप में पृथ्वी तल पर एक महान देवता के रूप में विचरण करता है। तो आज इस लेक्चर में हम केवल मनु के राज्य की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांतों के बारे में ही समझने का प्रयास करेंगे। शेष राजनीतिक विचारों को मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाऊंगी। धन्यवाद।